What is nuclear reaction? Nuclear reaction is a process by which an element can be converted to other element when it is bombarded by energetic particle. हमारे पास में एक एलिमेंट है, राइट साइड ऑफ द स्क्रीन देखिए, यहाँ पर एक एग्जांपल भी बता रखा है। मान लो कि हमारे पास एलिमेंट है 7n14, तो इसके ऊपर बम्बार्डिंग की जाती है अल्फा पार्टिकल के द्वारा। जिस पार्टिकल के द्वारा बम्बार्डिंग की जाती है, जो हाई एनर्जेटिक पार्टिकल है, इसको हम प्रोजेक्टाइल भी कहते हैं। तो ऐसा होने पर ये जो 7n14 है ना, ये अब किस में कन्वर्ट हो गया है? ये 8 ऑक्सीजन 17 में कन्वर्ट हो गया है। मतलब हमको यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्शन होने के बाद जो रिजल्ट मिला, वो रिजल्ट में हमको डिफरेंट एलिमेंट मिला, है ना। तो न्यूक्लियर रिएक्शन की एक खास बात है कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं, है ना, और जो रिजल्टेंट होते हैं, वो दोनों डिफरेंट एलिमेंट होते हैं। अब न्यूक्लियर रिएक्शन को शो कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं, तो ये तो मैंने राइट साइड ऑफ द स्क्रीन देखिए एग्जांपल में आपको बता रखा है। और इसको लिखने का दूसरा तरीका भी मैंने बता रखा है। सबसे नीचे देखिए, यहाँ पर 7n14 ब्रैकेट में अल्फा पार्टिकल, मतलब ये तो प्रोजेक्टाइल है ना, हाई एनर्जेटिक पार्टिकल है, जिसके द्वारा हमने बम्बार्डिंग की थी किसके ऊपर? 7 नाइट्रोजन 14 के ऊपर, है ना। अच्छा, और रिजल्ट में हमको क्या मिला था? प्रोटॉन। तो कोमा के बाद में प्रोटॉन, ये रिजल्ट हम लिखते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद हमने क्या लिखा है? जो मेन हमारा ड्यूटर पार्टिकल है या मेन जो रिजल्टेंट है 8 ऑक्सीजन 17। तो ये भी तरीका होता है लिखने का। इन न्यूक्लियर रिएक्शंस की कुछ और खास बातें हम लोग यहाँ पर अब पढ़ने वाले हैं। कंजर्वेशन इन न्यूक्लियर रिएक्शंस। न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर कुछ चीज़ें, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ कंजर्व रहती हैं, जैसे कि एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर, ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन होने से पहले टोटल जितने भी रिएक्टेंट्स का था, उतना ही एटॉमिक नंबर टोटल वो रिजल्टेंट्स, न्यूक्लियर रिएक्शन हो जाने के बाद जो रिजल्टेंट्स हैं उनका होगा। एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर फिर से 7n14 + 2He4, यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्शन होता है और रिजल्ट में हमको मिलता है 8 ऑक्सीजन 17 + 1H1, मतलब कि प्रोटॉन, ठीक है। अब देखो, रिएक्शन होने से पहले जो पार्टिसिपेंट्स थे, जिन्होंने आपस में पार्टिसिपेट करके ये न्यूक्लियर रिएक्शन किया है, तो उन दोनों पार्टिसिपेंट्स, रिएक्टेंट्स का टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन गिन लो, वो कितना हो रहा है? Z = 7 + 2 9। अब देखो बच्चों, न्यूक्लियर रिएक्शन हो जाने के बाद हमको रिजल्ट में क्या मिला? 8 ऑक्सीजन 17 + 1H1। 1H1 क्या है? प्रोटॉन। तो यहाँ पर गिन लो फिर से कि यहाँ पर टोटल Z कितना हो रहा है। तो Z कितना हुआ? 8 + 1 = 9। तो दोनों तरफ 9 हो गया ना, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि यहाँ पर जो एटॉमिक नंबर है वो कंजर्व है, उसमें कोई चेंज नहीं है, रिएक्शन होने से पहले और रिएक्शन होने के बाद। अब बच्चों फिर से देखो राइट साइड ऑफ द स्क्रीन, यहाँ पर जो मास नंबर है A, वो भी तो कंजर्व है, गिन लो। फिर से वही एग्जांपल लो, 7n14 + 2He4, ये तो रिएक्टेंट्स हैं। यहाँ पर मास नंबर पता करो कितना है, तो ये टोटल मास नंबर दोनों का मिला करके 14 + 4 18 हो गया ना। अब न्यूक्लियर रिएक्शन हो जाने दो, रिजल्ट में हमको 8 ऑक्सीजन 17 + 1H1, मतलब प्रोटॉन मिलेगा। अब यहाँ पर गिन लो फिर से कि मास नंबर कितना है, दोनों जो रिजल्टेंट्स हैं उनका। तो यहाँ पर मास नंबर है 17 + 1 18, है ना। तो न्यूक्लियर रिएक्शन होने से पहले और न्यूक्लियर रिएक्शन होने के बाद जो मास नंबर है वो एक जैसा है, मतलब कि मास नंबर में कोई चेंज नहीं है, मतलब मास नंबर इज कंजर्व्ड। न्यूक्लियर रिएक्शंस की और खास बात कि जो लीनियर मोमेंटम है वो भी कंजर्व है। इसका मतलब ये होता है कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, रिएक्टेंट्स हैं, जो आपस में मिलके रिएक्ट करेंगे और न्यूक्लियर रिएक्शन के बाद में वो कुछ और रिजल्ट बना देंगे, है ना। तो जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उनका जो टोटल लीनियर मोमेंटम होता है, वो फाइनली जो हमको रिजल्ट मिलेगा, रिजल्ट में हमको जितने भी पार्टिकल मिलेंगे उन सब का जो टोटल लीनियर मोमेंटम है उसके बराबर होता है। ठीक इसी तरह से जो एंगुलर मोमेंटम है वो भी कंजर्व होता है। इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन होने से पहले जितने भी पार्टिकल्स हैं जो आपस में मिलके न्यूक्लियर रिएक्शन करने वाले हैं, उन सब का एंगुलर मोमेंटम, उन सबको काउंट कर लो और आपस में जोड़ लो, तो टोटल जो एंगुलर मोमेंटम है वो
न्यूक्लियर रिएक्शन हो जाने के बाद हमको जो भी पार्टिकल, रिजल्ट में जो भी पार्टिकल मिलने वाले हैं, उन सभी पार्टिकल्स का टोटल एंगुलर मोमेंटम उनको ऐड कर लो। तो न्यूक्लियर रिएक्शन होने से पहले और न्यूक्लियर रिएक्शन होने के बाद जो टोटल एंगुलर मोमेंटम मिलता है तो वो एक जैसा मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर भी एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन है। केमिस्ट्री में तो आपने देखा ही होगा कि केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं। तो अब हम न्यूक्लियर रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन इन दोनों का कंपैरिजन किए लेते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियर रिएक्शन की खास बात यह है कि कोई भी जो रिएक्टेंट्स हैं जब वो आपस में मिलते हैं तो वो नया एलिमेंट फॉर्म करते हैं। जैसे कि 7N14 + 2He4 ये मिलकर के 8 ऑक्सीजन 17 + 1H1 प्रोटॉन प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमको रिजल्ट में नए एलिमेंट मिल रहे हैं। ठीक है, लेकिन केमिकल रिएक्शन में होता क्या है कि कोई भी नया एलिमेंट फॉर्म नहीं होता। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल देखो, 2H2 + O2 ये आपस में मिलकर 2H2O बना रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर देखो H2O का जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर एलिमेंट वही के वही है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, बदला कुछ नहीं है। अच्छा, अब आगे देखो, जो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है उसके अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज होती है, और वो भी बहुत बड़े अमाउंट में एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज होती है। लेकिन जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उसके अंदर जो एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज होती है वो बहुत छोटे अमाउंट में होती है। कितने छोटे अमाउंट में? जैसे कि कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन में जो एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज हो रही है ना, वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। एक न्यूक्लियन के लिए मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। अच्छा, न्यूक्लियर रिएक्शन में एटॉमिक नंबर Z, मतलब कि प्रोटॉन की संख्या, न्यूक्लियर रिएक्शन हो जाने से पहले जितने भी पार्टिकल थे उनके टोटल प्रोटॉन की संख्या, वो न्यूक्लियर रिएक्शन हो जाने के बाद जितने नए पार्टिकल बनेंगे उनके टोटल प्रोटॉन की संख्या के बराबर है। और साथ ही साथ मास नंबर भी न्यूक्लियर रिएक्शन हो जाने से पहले और बाद में। ठीक है, तो न्यूक्लियर रिएक्शन होने से पहले और बाद में जो मास नंबर है वो भी उतना ही बना रहता है। लेकिन यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन होते हैं इसमें नंबर ऑफ एटम्स केमिकल रिएक्शन से पहले, वो नंबर ऑफ एटम्स केमिकल रिएक्शन होने के बाद बराबर होते हैं। तो केमिकल रिएक्शन के इस एग्जांपल में देखो, 2H2 + O2 = 2H2O। ये क्या है? केमिकल रिएक्शन है। तो यहां पर देख लो, हाइड्रोजन कितनी बार आया? 2 × 2, ये कितनी बार हो गया? 4 बार। ठीक है, और ऑक्सीजन 2 बार। अब देखो रिजल्ट में 2 × H2 4 हो गया, और ऑक्सीजन × 2 2 हो गया। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स बिफोर केमिकल रिएक्शन = नंबर ऑफ एटम्स आफ्टर केमिकल रिएक्शन। तो अब हम चर्चा करेंगे क्यू वैल्यू के बारे में। ये क्यू वैल्यू है, इसका मतलब होता है एनर्जी ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन की एनर्जी। ठीक है, तो ये जो क्यू वैल्यू है इसका मतलब होता है कि जब न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा होता है उस समय कितनी एनर्जी रिलीज हुई या एब्जॉर्ब हुई। क्यू वैल्यू हम अगर कैलकुलेट करें तो कैसे करते हैं हम लोग? जो प्रोडक्ट्स की, कहाँ पर? न्यूक्लियर रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, केमिकल रिएक्शन की बिल्कुल भी नहीं। तो न्यूक्लियर रिएक्शन में जो हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं उनकी आप टोटल काइनेटिक एनर्जी देख लो, कैलकुलेट कर लो, और उसमें से आपको घटा देना है, माइनस कर देना है जो रिएक्टेंट्स पार्टिकल्स की जो टोटल काइनेटिक एनर्जी हमें मिली उसको। तो क्यू वैल्यू इज डिफरेंस बिटवीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स इन एनी न्यूक्लियर रिएक्शन। क्यू वैल्यू फाइंड आउट करने का दूसरा तरीका कि आप मास ऑफ रिएक्टेंट्स, टोटल जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उनके पार्टिकल का मास देख लो, और न्यूक्लियर रिएक्शन हो जाने के बाद जितने भी प्रोडक्ट्स हमें पार्टिकल मिले हैं उनका टोटल मास देख लो। उन दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस है वो कैलकुलेट कर लो और मल्टीप्लाइड बाय c² कर दो। ठीक है, तो क्यू वैल्यू हमको कितना मिलेगा? मास ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, है ना? जो भी मिला हमको रिजल्ट, उसमें आप c² मतलब कि लाइट की स्पीड का स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो हमें मिलेगा वो क्यू वैल्यू मिलेगी।
अब हमको पता है ना, एनर्जी तो वैसे भी mc² होती है। तो बच्चों, न्यूक्लियर रिएक्शन हो जाने से पहले और होने के बाद में, न्यूक्लियर रिएक्शन से बिफोर और आफ्टर, जो मास है ना उसमें चेंज आता है। तो जितना मास में चेंज आया न्यूक्लियर रिएक्शन हो जाने पर, मल्टीप्लाइड बाय c² करना है आपको। ये आपको क्यू वैल्यू बताएगा। अब बच्चों, हमने ये तो देखा कि जब न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो बहुत बड़े अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है। अब एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होने के आधार पर हम ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन है इसके दो टाइप देखते हैं। पहला टाइप है एंडोथर्मिक या एंडोर्जिक न्यूक्लियर रिएक्शन। इसमें होता क्या है कि जो मास ऑफ प्रोडक्ट्स है ना वो इज ग्रेटर देन मास ऑफ रिएक्टेंट्स होता है। तो जब ये न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा होता है तो न्यूक्लियर रिएक्शन होने से पहले जितने भी पार्टिकल्स हैं रिएक्टेंट्स हैं उनका मास देख लो, वो मास कम पड़ जाता है किसके मुकाबले, जो नए प्रोडक्ट बनने वाले हैं उनके सभी पार्टिकल्स के टोटल मास के मुकाबले। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एनर्जी बाहर से लाई गई है, बाहर से एनर्जी सप्लाई की गई है। तो ये जो एनर्जी है वो रिएक्टेंट्स के मास के साथ में मिल करके और ये एनर्जी मास में कन्वर्ट हो करके प्रोडक्ट जो मिलता है उसका मास बढ़ा देती है। तो एंडोथर्मिक न्यूक्लियर रिएक्शन में एनर्जी इज सप्लाइड फ्रॉम आउटसाइड। इसका मतलब यहाँ पर जो Q है ना वो नेगेटिव है, मतलब Q वैल्यू इज लेस देन 0। अब जो दूसरा न्यूक्लियर रिएक्शन होता है उससे कहते हैं हम लोग एक्सोथर्मिक न्यूक्लियर रिएक्शन। इसका दूसरा नाम है एक्सोर्जिक न्यूक्लियर रिएक्शन। एक्सोर्जिक या एक्सोथर्मिक न्यूक्लियर रिएक्शन में जो प्रोडक्ट का मास होता है वो कम पड़ जाता है रिएक्टेंट्स के मास के मुकाबले। तो मान लो कि X और Y मिल करके A+B बनाते हैं, ठीक है ना, ये दो प्रोडक्ट बना देते हैं। तो ये जो रिएक्टेंट्स हैं इनका जो मास है वो ज़्यादा है और प्रोडक्ट का मास कम है, तो बचा हुआ मास कहाँ गया, तो वो एनर्जी बना और एनर्जी बन के बाहर निकल के आया, और बाहर निकल के आया तो वो एनर्जी का यूज़ हम करने वाले हैं, हमको एनर्जी मिली, इसीलिए इस एनर्जी को हम कहते हैं पॉजिटिव एनर्जी। यहाँ पर Q का वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब कि इज ग्रेटर देन 0। ये जो एक्सोथर्मिक न्यूक्लियर रिएक्शन है ये रेडियो एक्टिव डिके, जितने भी रेडियो एक्टिव डिके हैं, ये जितने भी स्पॉन्टेनियस रेडियो एक्टिव डिके की प्रोसेस है ये एक्सोथर्मिक न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं। इससे पहले हमने जो एंडोथर्मिक न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में पढ़ा था तो उसमें हमें एनर्जी देनी पड़ती थी, तो हम एनर्जी लूज कर रहे हैं ना, हमने एनर्जी दी है, इसीलिए हमारी एनर्जी जो हमारे पास थी वो गई। इस कारण से हम क्या बोला करते थे कि एंडोथर्मिक न्यूक्लियर रिएक्शन में Q का वैल्यू नेगेटिव। जो बच्चे ऑलरेडी मेरे साथ जुड़े हुए हैं वे मेरे से नोट्स मंगवा चुके हैं, ये फिजिक्स के नोट्स मैंने आप लोगों के लिए रेडी किए हैं। तो जब ये मेरे वीडियो लेक्चर सुनते हैं तब इन नोट्स को ओपन करके रखते हैं और उसके बाद में इन नोट्स से पढ़ते हैं। जो बच्चे नए जुड़े हैं उनके लिए मैं बता दूं कि आप ये नोट्स मंगवा सकते हैं। आपको फोन कॉल नहीं करना है, आपको मैसेज करना है। तो बच्चों, फिजिक्स की आज की सभा यहां पर पूरी करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।